मोदी ने कहा कि अगले 25 साल बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। अगले 25 साल तक भाजपा से कोई लड़ नहीं पाएगा। उन्होंने सिर्फ गुजरात की बंपर जीत की बात नहीं की, हिमाचल और एमसीडी चुनाव में क्यों पिछड़ गए उसका भी एनालिसिस किया। आज मोदी ने जो कहा वो उनका अब तक का सबसे अग्रेसिव भाषण आप कह सकते हैं। मोदी ने आज केजरीवाल का भी नाम लिया, रेवड़ी कल्चर की भी बात की, अपनी टीम को 2024 के लिए क्या टारगेट दिया वो भी आपको बताएंगे। अगले 2 साल का क्या प्लान है मोदी का, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजराती अस्मिता, एक ही नेता, जीत के एक ही रचयिता, नरेंद्र मोदी ही विजेता। सवाल था गुजरात में अब की बार किसकी सरकार? जवाब मिला नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही बार बार। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। सबको बोलता हूँ गुजरात में आइए और मोदी साहब के बारे में मत बोलिए, वरना आपके सुपने साफ होंगे। जहाँ जहाँ भी गुजराती है तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 साल पहले 2002 में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें दिलाई थीं। मगर इस बार मोदी की ऐसी लहर चली कि 150 सीटों का आंकड़ा पार कर गया। यह है मोदी का दम। वोट दिलाने के लिए मोदी का नाम ही काफी है, काम ही काफी है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि गुजरात में पीएम की जीत हुई है। पी यानी परिश्रम, एम यानी मेहनत, और इस पीएम का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी वो हैं जो G20 के चीफ भी हैं, बूथ पर वोट बटोरने वाला मैजिक मंत्र भी हैं। वो सरकार भी समझते हैं, संगठन को भी साथ लेकर चलते हैं। गुजरात के बाद अब एक नया रास्ता दिल्ली के लिए खुला है, गांधीनगर टू दिल्ली। 2024 के लिए मोदी का यही रूट है, और अब मोदी 400 सीट वाले द्वार की तरफ बढ़ चले हैं। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मोदी का नेक्स्ट टारगेट तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक,
जम्मू और कश्मीर और 2024 में पूरा देश है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जनसमर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 2019 में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 90% था। 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। गुजरात की 26 लोकसभा की 173 विधानसभा सीटों पर मोदी ने ही लीड ले ली थी। अगर गुजरात के नतीजों को एक सैंपल साइज मान लें और 2024 के मद्देनजर पूरे देश का प्रोजेक्शन करें तो 24 में मोदी अकेले अपने दम पर 86% के स्ट्राइक रेट के साथ 468 सीटें ला सकते हैं। जरूर हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और 150 से ज्यादा प्रीवियसली गुजरात में कोई पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था जो इस बार मिल रहा है, तो सारा रिकॉर्ड टूट रहा है और ये आने वाले 24 का ये आधार स्तंभ बन गया है और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करेंगे। मैसेज क्लियर है, मोदी से टकराओगे तो टिक नहीं पाओगे। जब नरेंद्र मोदी से टक्कर होती है तो देश का कोई भी कोना क्यों न हो, विरोधियों को चक्कर ही आते हैं। इसके फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं। 1987 में मोदी गुजरात बीजेपी से जुड़े। 1990 में गुजरात बीजेपी ने 67 सीटें जीती। 1995 में 121 सीट, 1998 में 117 सीट, 2002 में 127 सीट, 2007 में 117 सीट, 2012 में 115 सीट, 2017 में 99 सीट और अब 2022 में 150 प्लस सीट, यानी 84% का स्ट्राइक रेट। मोदी नाम केवलम, न कोई आगे न कोई पीछे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही सबसे आगे। इस रेस में सिर्फ मोदी ही हैं। विरोधियों और मोदी के बीच गैप बहुत बढ़ चुका है। 2017 में बीजेपी का जो वोट शेयर 49.1% था, मोदी उसे 52.5% से ऊपर ले गए। 17 में जिस कांग्रेस को 41.4% वोट मिले थे, वो 22 में 27.32% पर लुढ़क गई, यानी 14% का नेट लॉस। 17 में जिस आम आदमी पार्टी को 0.1% वोट मिले थे, वो 22 में करीब 13% पर पहुंच गई, मगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाई। यानी सही मायनों में मोदी ही जीत के सारथी हैं, सारे विरोधियों पर बहुत भारी हैं। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। हिंदुस्तान की सियासत में 2 साल रिकॉर्ड बनाने वाले साल थे। पहला 1984 और दूसरा 1985। 84 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नया रिकॉर्ड बना। 404 सीटों के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई। 1985 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो 149 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। और तो और किसी बड़े राज्य में इतनी बड़ी जीत सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, वो भी 71 साल पहले 1951 के यूपी चुनाव में। 1951 में जब पहली बार 430 पदों के लिए चुनाव हुए तब कांग्रेस ने 429 कैंडिडेट उतारे थे। इनमें से 388 उम्मीदवार जीत गए। उस वक्त 12 राष्ट्रीय पार्टियां, 2 राज्य स्तर की पार्टी और 1006 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस 90% से भी ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हुई। उस वक्त कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके 349 में से सिर्फ 20 कैंडिडेट जीते थे। बड़ी बात यह है कि तब कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, जबकि इस बार बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं।
बीजेपी 182 में से करीब 87% सीट जीतने में कामयाब हो गई है। यानी वोट शेयर के हिसाब से ये जीत उससे भी बड़ी है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। 1951 में देश की आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प शायद बहुत छोटा दिखाई पड़ता था, लेकिन 2022 में गुजरात की जीत के बाद बीजेपी की टक्कर में कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। जहां बीजेपी 52% से ज्यादा वोटों के साथ नंबर 1 पर है, नंबर 2 वाली पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 27% वोट हैं, यानी आधे से भी कम। रही बात आम आदमी पार्टी की तो 13% से भी कम वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर है। यानी वोट शेयर के लिहाज से भी आप बीजेपी के 1/4 तक भी नहीं पहुंच पाई। इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। राजनीति में सेवा भाव से एक मुख्य सेवक की तरह काम करना, वो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। क्या नौबत आई है, ये कैसे नए मापदंड लगाए गए हैं। अब देखिए, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस
प्रकार की बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग हैं, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। और इसलिए आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया। विपक्ष की दुर्दशा देखकर सवाल उठता है कि क्या 2024 में 1984 का रिकॉर्ड टूटेगा? यह पॉसिबल लगता है क्योंकि सामने मोदी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करने वाले भी मोदी ही हैं। 2022 के गुजरात चुनाव में 1985 के 149 मैजिक फिगर क्रॉस करने वाले भी मोदी ही हैं। तो यह भी मुमकिन है कि 2024 में मोदी ही 400 सीटों का टारगेट भी अचीव कर लें। यही तो जो न रुकता है न थकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन दूसरी तरफ वो विरोधी हैं जिन पर गुजरात ने चलने से पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। पिछले 2 महीनों में केजरीवाल ने गुजरात में 65 रैलियां की, रोड शोज किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर बार नई कहानी सुनाई, आईबी की रिपोर्ट वाली सनसनी मचाई, जीत के बड़े बड़े दावे किए, वो भी नॉन स्टॉप। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में, पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इन फेक स्टोरीज का एक फायदा बस इतना हुआ कि आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ती दिखाई दी, लेकिन एंड रिजल्ट में केजरीवाल फेल हो गए, बमुश्किल 5 सीट ही निकाल पाए। लेकिन चूंकि लाज बचानी है, गुजरात में जो झूठ फैलाया उस पर एक और नई कहानी सुनानी है। इसलिए अभी से खिड़की खुल गई, दरवाजा भी टूटेगा वाली स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी है। एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ।
ये कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। यही गलती राहुल भी कर रहे हैं, सीखने का नाम तक नहीं ले रहे। अब तो ऐसा लग रहा है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक कांग्रेस 17 से 10 पर आ चुकी होगी। ऐसा लग रहा है कि विरोधियों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के पास जो बचा खुचा कैडर था, गुजरात चुनाव में अब की बार वो भी खर्च हो गया। लेकिन गुजरात में हार के बाद की फिक्र और 24 का डर मोदी विरोधी खेमे में दूर दूर तक नहीं है। राहुल हिमाचल का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन गुजरात में हार का जिक्र तक नहीं करते। कांग्रेस अलग ही दुनिया में जी रही है। राजस्थान यूथ कांग्रेस तो अभी भी हम होंगे कामयाब का तराना ही गुनगुना रही है, वो भी ट्विटर पर। गुजरात में मुंह की खाने के बाद, करारी हार के बाद हिमाचल का नाम फिट करके अभी भी यही क्लेम कर रही है कि मोदी को असली चुनौती कांग्रेस ही दे सकती है। जबकि वास्तविकता यह है कि गुजरात में प्रचंड जीत के बाद मोदी ने बीजेपी के लिए 24 का द्वार खोल दिया है। सारे विरोधियों का 24 वाला दरवाजा फिलहाल तो बंद कर दिया है। कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है। और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात में अभूतपूर्व परिणाम हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन गुजरात में जीत का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना। इसके पीछे पूरा वोट शिफ्ट हुआ है। जो 71 साल में नहीं हुआ, वो सारा वोट बीजेपी की ओर चला गया। यही शिफ्ट अब पूरे देश में होना है। वो कौन सा वोट है? मुस्लिम वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट, जो घोर विरोधी वोट माना जाता था, क्या वही अब बीजेपी के सबसे पक्के वोटर बन गए हैं? अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेटा दिया। दलित और आदिवासियों के लिए 40 रिजर्व सीटों में से 34 सीटें मोदी की झोली में आ गई। ये तो एक डेटा है। गुजरात में बीजेपी ने जो 156 सीटें जीती हैं, उनके पीछे 156 कैलकुलेशन है। 156 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी को 156 सीट, कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5। गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का यह सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर हम दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात में बीजेपी वहां पहुंच गई जहां पहुंचने के बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस उस गड्ढे में गिर गई जहां वो पहले कभी नहीं गिरी थी। और फ्री वाली रेवड़ी के वादे करके भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में सिंगल डिजिट में सिमट गई। तो
तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनाव में जो इतिहास रचा है उसको आप आंकड़ों के नजरिए से देखिए तो वाकई में आपको एक करिश्मा लगेगा। 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और कांग्रेस पार्टी को केवल 17 पर समेट कर रख दिया। आम आदमी पार्टी जिसने गुजरात के चुनाव में बड़ी बड़ी जीत का दावा किया था कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा, 92 से ज्यादा सीटें आएंगी, वो मात्र 5 सीटें जीत पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये रिकॉर्ड टूटे और नए रिकॉर्ड बने तो इसके पीछे कितनी प्लानिंग और कितना मैनेजमेंट गया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 156 सीटें जीतना और पार्टी के नेता चुनाव में दावा कर रहे थे कि 150 पार इस बार उनकी संख्या जाएगी, लेकिन इस बार बहुत से लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे कैंपेन को अपने हाथ में लिया, उनकी 30 से ज्यादा बड़ी सभाएं हुई, 3 बड़े रोड शो उन्होंने किए, उसने पूरे चुनाव की फिजा बदल कर रख दी। मोदी की पार्टी ने गुजरात में 150 सीटों का टारगेट रखा था, बीजेपी उससे भी आगे निकल गई। क्या आप सबकी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर उसका भी रिकॉर्ड बना है और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट उसका भी रिकॉर्ड ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद 1,92,000 वोटों से जीते। पिछले 22 साल में कांग्रेस कभी 50 सीट से नीचे नहीं गई थी। इस बार कांग्रेस 20 सीट भी नहीं जीत पाई। गुजरात की 15 सीट कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी थी। इस बार उनमें से भी कई सीट बीजेपी जीत गई। श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपती। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। अहमदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस गुस्से के पीछे क्या है, गुजरात में क्या हुआ, चलिए इस पॉलिटिकल स्टोरी को सीन बाय सीन समझाते हैं। गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का पहला सीन ये रहा। बीजेपी 53% वोट शेयर, कांग्रेस 27% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को 13% का वोट शेयर। कांग्रेस का 40% वाला वोट शेयर इस बार 2 टुकड़ों में बंट गया। जो वोट बैंक 2007 में नहीं टूटा था, जो 2012 और 17 में नहीं टूटा था, वो 2022 में खंड खंड हो गया। 40% वाले वोट बैंक में कांग्रेस के पास सिर्फ 27% रह गया और आम आदमी पार्टी ने 13% का डेंट मार दिया। बीजेपी ने अपना वोट शेयर 49% से 53% कर लिया। 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी गुजरात में मोदी की पार्टी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी ने 182 में से 173 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड ली थी। 3 साल बाद भूपेंद्र पटेल ने 158 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड दिला दी। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता, खास तौर पे मोदी जी के साथ गुजरात की जनता ने पिछले 20 साल से गुजरात की धरती के विकास के लिए, गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के विकास के लिए जिस प्रकार से साथ में संघर्ष और साहस किया है, आज ये परिणाम उसका ही एक दृश्य है। ये चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा मेरी गुजरात की धरती को, ये गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश ये विपक्षी दलों द्वारा की गई थी। आज मोदी जी के साथ के प्रत्येक गुजरातियों के संबंध और विश्वास का ये परिणाम है
देश तोड़ने वाली ये टोलकी गुजरात तोड़ने का प्रयास करने यहां आई थी। गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन कर फैसला किया है, चुन चुन कर फैसला किया है। मौत का सौदागर से लेकर रावण तक हर एक वार जो आजमाया गया प्रधानमंत्री पर, उसी का ही असर है कि जनता जो आपको लग रहा है कि इतने बड़े संख्या में आज जवाब दे रही है, सीटें दे रही है आपको। देश के एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने की सोच के साथ देश की सरकार को आगे बढ़ाते हैं, जो देश के हर एक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, देश की मेरी हर एक माताओं के घर में गैस की बोतल पहुंचाते हैं, घर घर में पानी पहुंचाने वाले ये प्रधानमंत्री जी को, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले ये प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करना, ये सही तौर में ये राजनीति का इससे निचला स्तर कुछ नहीं हो सकता है। 1 बूथ 10 यूथ, पन्ना प्रमुख और पेज कमेटियों वाली थ्योरी आपने कई बार सुनी होगी। गुजरात में बीजेपी ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का दूसरा सीन है। मोदी की पार्टी ने अपने एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचा दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने रिजल्ट से पहले पार्टी के फेवर में 1,58,00,000 वोट पड़ने का अनुमान लगाया था। 6% कम पोलिंग होने के बाद भी बीजेपी का वोट कैलकुलेटर सही रहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते रह गए, गुजरात में उनकी पार्टी का बेस ही टूट गया। इस पॉलिटिकल पिक्चर का तीसरा सीन केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी का है। गुजरात में कांग्रेस को हराने वाले आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सिंगल डिजिट में सीटें जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कम से कम 20 सीटों पर हरवा दिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। किला भेदने और किला जीतने की इस स्टोरी को साउथ गुजरात की आदिवासी सीटों से समझिए। सूरत की मांडवी सीट पर बीजेपी को 40% वोट मिले, कांग्रेस ने यहां 30% वोट हासिल किए और आम आदमी पार्टी ने 25% वोट काट लिए। इस तरह 40% वोट लेकर भी बीजेपी मांडवी सीट जीत गई। मांडवी सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार बीजेपी के पास चली गई। सूरत की महुआ सीट पर बीजेपी को 47% वोट मिले, कांग्रेस को 29% और आप को 21% वोट। मुकाबला सीधा होता तो बीजेपी कैंडिडेट की हार होती, मगर वोट बटे तो बीजेपी का कैंडिडेट महुआ सीट आसानी से जीत गया। तापी की व्यारा सीट पर कांग्रेस इससे पहले कभी नहीं हारी थी। इस बार व्यारा में भी भगवा झंडा लग गया। व्यारा सीट को बीजेपी ने 41% वोट हासिल करके जीत लिया। कांग्रेस को यहां 27% और आम आदमी पार्टी को भी 27% वोट मिले। मांडवी और व्यारा की तरह डांग सीट भी कांग्रेस से बीजेपी के पास चली गई। डांग में 47% वोट लेकर बीजेपी जीत गई, जबकि विपक्ष वाले 49% वोट 2 टुकड़ों में बंट गए। कांग्रेस को 33% वोट मिले और आप ने 16% वोट झटक लिए। वलसाड़ की धर्मपुर सीट की कहानी भी यही है। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिला दें तो बीजेपी के 42% वोट से अधिक होते हैं, लेकिन वोट बंटने से बीजेपी का रास्ता आसान हो गया। वलसाड़ की कपराड़ा सीट भी इसी तरह कांग्रेस से बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी ने यह सीट 42% वोट लेकर जीत ली। कांग्रेस को यहां 27% और आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिले। मुझे खुशी है कि आज भारत के गांव हो या शहर,
गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। और मुझे अभी जो जानकारी बताई गई, SC ST की गुजरात में करीब 40 सीटें आरक्षित है। 40 में से 34 सीटें थम्बिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव को पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। 2017 के चुनाव में आदिवासी बहुल सीट पर कांग्रेस का अपर हैंड था। 27 रिजर्व सीट में से 17 सीट कांग्रेस ने जीती थी, मगर 2022 में कहानी बदल गई। गुजरात में आदिवासी बहुल कुल 33 सीटें हैं सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात के अंदर खास तौर पर। और देखिए इनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 29 सीटें 33 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी को मिली और 1 आम आदमी पार्टी को। और ये तमाम वो बेल्ट है वहां की जिसमें कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से एक नेचुरल प्रेफरेंस रही है। इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर पर हमेशा अच्छा करती आई है, लेकिन बीजेपी ने कैसे एक तरफा जीत यहां पर हासिल की है वो आप देख सकते हैं। आदिवासी सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे सुधरा और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसे बिगड़ा, इसे समझिए। सूरत की 84 सीट पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रही। मंगरोल सीट पर भी आप ने ही बीजेपी को टक्कर दी। नॉर्थ गुजरात की भिलोड़ा सीट पर आप नंबर 2 पार्टी हो गई। देवगढ़ बारिया सीट पर भी आपने कांग्रेस को पछाड़ दिया। दाहोद की फतेहपुरा सीट पर केजरीवाल नंबर 2 हो गए और झालोद सीट पर आपने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। जिन आदिवासी वोटों को कांग्रेस अपने लिए फिक्स्ड डिपॉजिट मानकर चलती थी, उनके लिए कुछ नहीं करती थी, उस फिक्स्ड डिपॉजिट को केजरीवाल ने भंजा लिया। सूरत में 16 में 16, पंचमहाल में 14 में 14, कच्छ में 6 में 6, अहमदाबाद में 21 में 19, वडोदरा में 10 में 9, वलसाड़ में 19 में 17, सौराष्ट्र में 48 में 39। गुजरात में किसी भी इलाके को उठाकर देख लीजिए, मोदी 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 की ही छाप दिखती है। गुजरात के मैप से कांग्रेस का नीला रंग गायब हो गया है और हर ओर भगवा छा गया है। पहली बार आपने चुनावी राजनीति में कदम रखा और जीत गए, श्रेय किसको? हार्दिक भारतीय जनता पार्टी के कामों का ये श्रेय है और हम लोगों की मेहनत है और कुछ नहीं, और लोगों का भरोसा। ये जीत हार्दिक की नहीं है, ये जीत मेरी असेंबली की 3 लाख मतदाताओं की है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा। और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है। यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वहां फुल भगवा खिला। 2017 में कांग्रेस ने जो 77 सीटें जीती थी, उनमें से 67 सीट पर इस बार मोदी ने प्रचार किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हारी हुई 67 में से 54 को इस बार बीजेपी ने जीत लिया। अल्पेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अल्पेश जी, अपनी जीत पर भाजपा के इस प्रचंड बहुमत पर क्या कहना? देखिए, ये नरेंद्र भाई की जीत है।
जिस तरह से गुजरातियों ने नरेंद्र भाई पे भरोसा किया है और जो लोग नरेंद्र भाई के बारे में खना बोल के जाते हैं, ये उनके खिलाफ की चीज है। गुजरात की भाजपा की सरकार की विकास की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति की इसकी जीत है। जो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करते, भाषा की राजनीति करते हैं, ये उनके खिलाफ का प्रत्यक्ष जनादेश है। 150 सीटों से ज्यादा की उम्मीद थी आपको भी? हाँ, हम तो बोल ही रहे थे ना, अब बार बार बोल रहे 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और हमने ये भी बोला था कि आम आदमी की 150 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त मिल जाएगी। 2017 में कांग्रेस ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सौराष्ट्र में किया था। पाटीदार सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2022 में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को फाइट से आउट कर दिया। पाटीदार बहुल सीटों में आप देखिए 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर पाटीदार समुदाय वर्चस्व रखता है, हार जीत का निर्णय कर सकता है। 24 सीटें 28 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने, 2 आम आदमी पार्टी ने। और याद कीजिए आप 2017, तो आपको शायद कठिनाई होगी रिकॉल करने में कि कितना बड़ा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चल रहा था और बीजेपी को बड़ी मुश्किल पेश आई थी उस वक्त, लेकिन इस बार एक तरफा बीजेपी जीती है। आपके असर ने कांग्रेस को कैसे किया बेअसर, सीट बाई सीट देखिए। जमजोधपुर सीट कांग्रेस के पंजे से निकल गई। कांग्रेस यहां 15,000 वोट भी नहीं पा सकी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 71,000 वोट लेकर जमजोधपुर सीट जीती। गरियाधार में कांग्रेस 15,000 वोटों पर सिमट गई। यहां आम आदमी पार्टी ने 60,000 से ज्यादा वोट लेकर सीट जीती। बोटाद सीट पर कांग्रेस का कांटा 19,000 वोट पर रुक गया। आम आदमी पार्टी ने 80,000 वोट लेकर बोटाद की सीट जीती। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। किसी भी चुनाव में अगर पार्टी को 53% वोट मिल जाए तो उसे हराना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन। गुजरात में बीजेपी ने यही किया। मोदी ने गुजरात के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ और हर बूथ पर बीजेपी को पहुंचा दिया। मोदी ने गुजरात को बनाया, लेकिन बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसका भरपूर प्रचार किया। मोदी ने बीजेपी और कमल को गुजरात के लोगों के जहन में बिठा दिया। जहां टैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत थी, वहां केजरीवाल और ओवैसी बाय डिफॉल्ट मददगार हो गए। केजरीवाल ने आदिवासी और पाटीदार सीटों पर कांग्रेस को डेंट किया, तो ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।